बताइए दोस्तों, क्या आप सभी मुझे क्लियरली सुन और देख पा रहे हैं? तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन को फटाफट लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। बताइए, क्या आप सभी मुझे क्लियरली सुन और देख पा रहे हैं या नहीं? हेलो, गुड इवनिंग पद्मकार साहू जी, रामविलास निषाद जी, राजकुमार चंद्रा जी, शांति यादव जी, अमन जी, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। राजकुमार जी, हैप्पी दीपावली इन एडवांस। आज ही से दीपावली मना दिए। चलिए, बताइए, क्या आप सब मुझे क्लियरली सुन और देख पा रहे हैं? तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने 35 प्रश्न देख लिया था, आज उसके आगे से हम देखना चालू करेंगे दोस्तों, है ना? हाँ, चलिए, आज आपको यहां से पढ़ना था। तो हमारा सेकंड टॉपिक था कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसी क्लास आज हमें देखनी है। चलिए, तो क्लास की शुरुआत करते हैं गरजते हुए बादलों के साथ। तो नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह दोस्तों बाहें फैला करके आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ग्रेट अर्जुना क्लासेस के डिजिटल मंच पर, जहां आप सभी आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऑब्जेक्टिव, जो कि भैया जिनसे पिछले सालों में भी व्यापम और अन्य कंप्यूटर के जहां भी सिलेबस पूछे गए हैं उन सभी परीक्षाओं में प्रश्न आपको देखने मिले ही हैं, और इसलिए आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको यहां से प्रश्न देखने मिलेगा ही। हम इस क्लास में टॉपिक वाइज कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते चले जा रहे हैं। हमारा पहला एक टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर जनरेशन, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। दूसरा चैप्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसका हम कल एक पार्ट पढ़ लिए थे, आज इसका ये दूसरा पार्ट है। टोटल 75 प्रश्नों में कल हमने 35 प्रश्न देख लिए थे, तो आज हमको 40 प्रश्न देखने हैं। तो आज का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 से चालू होता है। आप सभी को प्रश्न देखना है, ऑप्शन देखना है और आंसर देते जाना है। आंसर का फॉर्मेट है 36 लिख करके ABCD, 37 लिख के ABCD, ऐसा लिखना है। तो चलिए सेशन शुरुआत करते हैं। आप सबके सामने आज का पहला प्रश्न है, आप सब फटाफट आंसर दे दीजिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया आप सबके लिए, जिसमें भैया ये पूरा PDF जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल फ्री आप सभी को दिया जा रहा है। तो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर आपको ये क्लासेस मिल रही है, और फ्री ये PDF भी देखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक अभी अटैच करवा दूंगा। दूसरी बात यह कि सब दोनों फायदा क्या है, जब आप क्लास देखते हैं तो यहाँ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी डील कर रहा हूँ, इसलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑब्जेक्टिव साथ साथ थ्योरी भी है, मगर जब एग्जाम से पहले अंतिम रिवीजन करना होगा तब ये पूरा PDF फटाफट आप रिवीजन कर सके, इसलिए उस ग्रुप में ये PDF बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तो उस ग्रुप से जुड़ना भी आपके लिए आवश्यक है। तो फटाफट आप सबके सब जुड़ जाइए, है ना? हाँ, चलिए क्लास चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने हाजिर दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संग्रहण स्थान का एक छोटा समूह है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक भाग है और एक निर्देश, एक संग्रहण पता या किसी भी प्रकार का डेटा रख सकता है? Which among the following is a small set of data holding place that is a part of the computer processor and may hold an instruction, a storage address or any kind of डाटा?
बोलना ये चाह रहा, आपको थोड़ा स्पष्ट समझना आया हो तो बोल रहा है कि जब भी हम कोई कमांड देते हैं, हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कंप्यूटर तुम्हें ये काम करना है, तो वो काम होने से पहले वो जो इंस्ट्रक्शन है उसको कंप्यूटर कहां पर होल्ड करके रखता है, ये पूछना चाह रहा है। जैसे अब आपको ये मैंने समझा दिया, आप समझ गए होंगे, मैं फिर भी आपको बना के दिखा देता हूं कि जैसे भैया ये हो गया मॉनिटर, ये हो गया हमारा सीपीयू, ये हो गया हमारा कीबोर्ड, ये हो गया हमारा माउस, सबको हमने जोड़ दिया। अब मैंने यहां पर आपका टाइप किया 2 गुणा 2 कितना होता है, यहां दबाया तो यहां स्क्रीन लिखेगा 2 गुणा 2 इज इक्वल टू कितना। तो जब यहां से सिग्नल कीबोर्ड से जाएगा इस कैबिनेट के अंदर सीपीयू में, किसमें जाएगा भैया, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू के मेन हिस्से होते हैं, सबसे पहले हिस्सा होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। तो ये जो डाटा मैंने भेजा 2 गुणा 2 बराबर कितना, ये कंट्रोल यूनिट के पास सबसे पहले जाएगा। फिर कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि क्या ये डाटा, क्या ये जो इंस्ट्रक्शन है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पहले भी कभी मेरे पास आया था क्या और मैंने उसका आंसर दे दिया क्या, अगर हाँ तो वहीं से उठा के सीधा आंसर दे देगा, सॉल्व नहीं करेगा। तो भैया कंट्रोल यूनिट पहले इसको चेक करेगा मेमोरी में, किसमें चेक करेगा, मेमोरी में। और पहले किस मेमोरी चेक करेगा, तो पहले चेक करेगा सीपीयू की मेमोरी में, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर, क्या बोलते हैं, रजिस्टर में चेक करेगा। वहां होगा तो वहां से डाटा निकालेगा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट वहां से डाटा डाल देगा यहाँ मॉनिटर में और आंसर दे देगा 4। मगर पहले ये क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया था कंप्यूटर में, तो फिर वो डाटा कंट्रोल यूनिट यहाँ चेक कर लेगा, इसको यहाँ डाटा अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो ये डाटा भेजेगा एएलयू के पास, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास, कि भैया ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो अरिथमेटिक काम है, कैलकुलेट करके इनको बताओ। फिर एएलयू काम करेगा, कैलकुलेट करके सीयू को बताएगा कि आंसर 4 है, सीयू भैया यहाँ से आपके मॉनिटर में भेजेगा कि आंसर 4 होगा। ठीक होगी बात ना। मगर अब 2 गुणा 2 करना है, ये इंस्ट्रक्शन बराबर 4 आने से पहले ये जो इंस्ट्रक्शन है कि 2 गुणा 2 बराबर कितना, ये हमारे कंप्यूटर में कहां पर रहता है। जब मैं यहां दबा दिया कीबोर्ड से 2 गुणा 2 बराबर कितना, तो ये यहां से जा करके इस सीपीयू के किस जगह में रहता है, वो कमांड, वो ऑर्डर, वो आदेश, वो डाटा कहां पे रहता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो वो कमांड रजिस्टर में रहता है एग्जीक्यूट होने से पहले, वैन में रहता है, वाइड एरिया नेटवर्क में, बसेस में रहता है, या प्रोसेसर में रहता है। ये अब पूरा प्रश्न है, उम्मीद करता हूं आपको पूरा प्रश्न बारीकी समझ में आ गया और आपको कंप्यूटर केवल पढ़ नहीं रहे होंगे, पूरा दिख रहा होगा कि कंप्यूटर के अंदर कैसे डाटा जाता है। ठीक है, हाँ ग्रुप देखिए आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया गया है, उसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वही आज, क्योंकि आज ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ डल जाएगा। जो भी पीडीएफ भैया मान लो 70 क्वेश्चन है, मैंने एक दिन 35 कराया, दूसरे दिन 35 होगा, तो जब पूरा होगा तब भी पीडीएफ डालूंगा ना। हाँ, तो पहला पीडीएफ डल गया था पहले वाले चैप्टर का, अभी दूसरे चैप्टर का आज डल जाएगा आपका। ठीक है, साथ में उस ग्रुप में हम भैया बीच बीच में आपका जूम मीटिंग भी करेंगे, जहां पर्सनल आप एक दूसरे से टॉक भी कर पाएंगे। तो आप सबके सब इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया गया कमेंट बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। मगर जिसको एक बात और बता दूं, आंसर आना चालू हो गया है, बहुत बढ़िया। हाँ, मगर मैं एक बात बता दूं, जिसको भी भाई परमानेंट सिलेक्शन चाहिए ही, अमीन पटवारी बनना ही है, तो केवल ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। ये मैं उनके लिए लाया हूं जो पढ़ चुके हैं, मगर जिनको पढ़ करके बनना है उनके लिए पूरा कंप्लीट अमीन पटवारी का ऑनलाइन कोर्स है हमारे डिजिटल एप्लीकेशन में, वहां से पढ़ना। वो इस भर में मत रहो कि केवल ये पढ़ करके सिलेक्शन होगा, क्योंकि पूरी थ्योरी पढ़नी आवश्यक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया जाता है। ये उनके लिए जिनको पहले से पढ़ चुके हैं, उनकी तैयारी करवा रहा हूं मैं। इसलिए जिनको कंप्लीट अमीन पटवारी बनना ही है और उनको भी पहले नहीं पढ़े हैं, तो भैया वैसे लोग कंप्लीट कोर्स की ओर जाएं, जो कि हमारे अर्जुना डिजिटल क्लासेस एप्लीकेशन में है। लास्ट में उसके बारे में फिर से बताएंगे। आंसर आ गया, चलिए चेक करते हैं। सही आंसर है बाबू आपका ए, रजिस्टर। क्योंकि जो मैंने यहाँ पे आपको मैप बनाया था उसी में मैंने आंसर दे दिया था कि रजिस्टर के पास होता है, क्योंकि रजिस्टर जो है, रजिस्टर जो है, दिस इज द रजिस्टर जो है, दिस इज द मेमोरी ऑफ, दिस इज द मेमोरी ऑफ सीपीयू, मेमोरी ऑफ सीपीयू। क्योंकि सीपीयू की पर्सनल मेमोरी कौन होती है, रजिस्टर। और कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, आज फिर एग्जांपल समझिए। मान ली कि मैं आदमी हूं और किसी ने मुझसे भैया ये पेन मांगा, ठीक है, किसी ने मुझसे ये पेन मांगा, तो
तो भैया मैं अगर सीपीयू हूं तो मेरे पास पेन मांगा, तो भैया ये पॉकेट मेरी मेमोरी है, तो मैं अपनी मेमोरी देखूंगा कि क्या मेरी मेमोरी में पेन है, तो अगर पेन है तो फट से डाला, निकाल के दे दिया। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन होगी? जो प्रोसेसर के सबसे पास होगी, वो रजिस्टर है, फट से निकाल के दे दूंगा। तो रजिस्टर से मैंने फट से निकाला, दे दिया, इसलिए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी भी रजिस्टर। सीपीयू की पर्सनल मेमोरी, सीपीयू के शरीर में ये कौन है? रजिस्टर। इसके बाद मान लो कि भैया यहाँ मेरे शरीर में नहीं है पेन, अब पेन भैया यहाँ बगल में पड़ा हुआ, मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है, यहाँ देते हैं, यहाँ नीचे पकड़ा है, चलो यहाँ देखते हैं, मान लो कि यहाँ पर समझ लो हवा में यहाँ पर ऐसा करके आपका है, ऐसा करके यहाँ पड़ा हुआ है। तो देखो अगर मेरे पॉकेट वॉकेट में नहीं है तो रजिस्टर मेमोरी में नहीं है, तब मैं चेक करूंगा कहाँ? कैचे मेमोरी में। मुझसे जो अगला जो दूरी मेमोरी है, मुझसे जो अगला सबसे पास का मेमोरी वो कैचे है, तो कैचे मेमोरी से निकाल के दे दूंगा। तो सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी कैचे मेमोरी है, ठीक। तो सीपीयू के अंदर ही जो मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर, सीपीयू के जस्ट बाहर जो मेमोरी होती है वो होती है कैचे मेमोरी, इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्त। आइए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया भाई तो बोल दो हाँ सर कि बहुत अच्छे समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक। आइए, तो इसी से क्वेश्चन और भी मिल गया कि कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है? रजिस्टर है। आइए, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों का समन्वय करता है। तो सीपीयू का, अभी मैंने बनाया था डायग्राम, सीपीयू का वह कौन सा भाग है जो सभी कंप्यूटर के जितने भी घटक है उन सब की गतिविधियों को आपस में समन्वित करेगा, सबको आपस में कनेक्ट करेगा, सबको आपस में जोड़ेगा। द पोर्सन ऑफ द सीपीयू दैट कोऑर्डिनेट, जो सभी में कोऑर्डिनेट करे ऐसी एक्टिविटीज ऑफ ऑल ऑफ द अदर कंप्यूटर कंपोनेंट। तो कंप्यूटर के सभी दूसरे कंपोनेंट्स को आपस में भैया कनेक्ट करने का काम कौन करता है? आपस में कोऑर्डिनेट करवाने का काम कौन करता है? तो बताओ, मदरबोर्ड करता है, समन्वय बोर्ड करता है, नियंत्रण इकाई करती है, ये अंक गणितीय तर्क इकाई करती है। मैंने अभी आज ही के क्लास में डायग्राम में बताया है, ये गलती नहीं होना चाहिए। अरे इतना पढ़ाने के बाद गलती करोगे तो कितना मार पड़ेगा बताओ आप लोगों को, है? श्वेता जी गुड इवनिंग, मानसी जी गुड इवनिंग। फिर सोचो, अभी मैंने बताया कि सबको कोऑर्डिनेट करना है, चलिए। द राइट आंसर इज, अब आंसर देंगे तो भाई सही आंसर चलते हैं हम लोग। द राइट आंसर इज कंट्रोल यूनिट यार, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही तो वो हिस्सा है सीपीयू का जो ये डिसाइड करता है कि भैया कीबोर्ड से आने वाले सिग्नल को कहाँ भेजना है, फिर आंसर मिला तो एएलयू से जो आंसर मिला उसको मॉनिटर को भेजना है, मॉनिटर से जो कीबोर्ड से आ रहा है जो आंसर, माउस से जो आ रहा है इंस्ट्रक्शन, उसको कहाँ कैसे भेजना है। तो सभी कॉम्पोनेंट को कंट्रोल कौन कर रहा था? कंट्रोल कर रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। डायग्राम छोटा हो जा रहा है क्या? फिर बड़ा बना देता हूं, देखो कि ये हो गया भाई मॉनिटर, ये हो गया कीबोर्ड, ये हो गया माउस, ये हो गया हमारा कैबिनेट, सिस्टम यूनिट। सबको कनेक्ट कर दिए, माउस को, कीबोर्ड को, मॉनिटर को। अब मैंने यहां से दबाया 2 गुणा 2 बराबर कितना, मैंने क्वेश्चन पूछा 2 गुणा 2 बराबर कितना, ऐसा मैंने पूछा, माउस में टाइप किया, तो कीबोर्ड से सिग्नल जाएगा इस सिस्टम यूनिट के पास। सिस्टम यूनिट में जो हमारा सीपीयू, इसको कंप्लीट हम बोल देंगे मान लो सीपीयू, तो ये हो गया सीपीयू। सीपीयू में जाएगा तो सीपीयू के 3 घटक होते हैं भैया। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, फिर होता है भैया मेमोरी यूनिट, और फिर होता है भैया एएलयू यूनिट। ये दोनों ऐसे होते हैं, एएलयू, मेमोरी और एएलयू। तो भाई जैसे ये सिग्नल जाएगा, ये सिग्नल ट्रेवल करते करते कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, फिर कंट्रोल यूनिट देखेगा कि 2 गुणा 2 बराबर 4 जो होता है, क्या वो हमारी मेमोरी के पास। फिर कंट्रोल यूनिट इस सिग्नल को जो मैंने यहां दबाया था, इस सिग्नल को पहले मेमोरी में चेक करेगा कि क्या इसका उत्तर है मेमोरी में, नहीं अगर है तो यहां से इसके सिग्नल को लेकर के मॉनिटर को भेज के यहां पे दर्शा देगा कि 2 गुणा 2 बराबर 4। अगर मेमोरी में है तो यहां से सिग्नल कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट से मेमोरी, मेमोरी से वापस सीयू, सीयू से मॉनिटर में भेजेगा। तो सब जगह भेज कौन रहा है? कीबोर्ड से रिसीव किया कंट्रोल यूनिट, मेमोरी को भेजा कंट्रोल यूनिट, मेमोरी से आंसर लिया कंट्रोल यूनिट, मॉनिटर को भेजा कंट्रोल यूनिट। तो सबको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? कीबोर्ड को, मॉनिटर को, मेमोरी को, अरे कंट्रोल यूनिट।
और अगर नहीं है मेमोरी में आंसर तो वहां से फिर ये डाटा भेजेगा एएलयू के पास, इससे कैलकुलेशन करवाएगा, फिर इससे डाटा लेगा, फिर वो डाटा निकाल के भेजेगा मेमोरी के पास और बताएगा कि 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है। इतना अच्छे से दिखा दिया हूं पूरा कंप्यूटर के अंदर कैसे काम होता है, फिर भी अपने सोचा कि सबको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, मेमोरी को, एएलयू को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, सबको आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के 3 घटक होते हैं, सीपीयू इज इक्वल टू कंट्रोल यूनिट प्लस आपका भैया एएलयू, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्लस मेमोरी यूनिट। कोई बात नहीं है, हाँ इन तीनों से मिल करके भैया बनता है आपका कौन, सीपीयू। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये गलती एग्जाम में नहीं होना चाहिए, बता दे रहा हूं। हाँ ज्योति मरवार जी गुड इवनिंग, आइए। बीबी नहीं रे बाबू, सी था। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है, इसीलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है। इसलिए मतलब कि अगर अधिकारी बनना चाह रहे हो रियल में, देखो टाइम पास अलग बात है, मगर बनना चाह रहे हो भैया तो रियल में आपको कंप्लीट कोर्स की ओर जाना चाहिए। अगर सिर्फ सब सब्जेक्ट स्ट्रांग है, सिर्फ कंप्यूटर वीक है तो कंप्यूटर के कंप्लीट कोर्स पे जाओ, और अगर पूरा ही सब्जेक्ट वीक है तो भैया कंप्लीट कोर्स पे जाओ, इसमें सारे सब्जेक्ट्स है ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है जो प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित करता है। फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सर्किटरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। तो कौन भैया, मेमोरी है, एड्रेस बस है, एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है। तो फिर से ध्यान से देखो कि कंप्यूटर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण सर्किट है जो प्रोसेसर के संचालन को भी निर्देश करेगा, गाइड करेगा। तो वो कौन है बताइए फटाक से, इतना मेहनत करने के बाद गलत नहीं होना चाहिए आंसर, बताइए फटाफट। गुड इवनिंग प्रीति मधुकर जी, आंसर तो फटाफट। जैसे पहला आंसर आएगा हम आगे बढ़ जाएंगे। 38 का आ गया है, वाह श्वेता जी सबसे पहले आंसर दे दिए हैं। हाँ बहुत बढ़िया, 38 का सही आंसर है डी कंट्रोल यूनिट। तो श्वेता योर आंसर इज राइट, बहुत बढ़िया। कि भैया पूरे प्रोसेसर के काम को पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट ना। कीबोर्ड से डाटा लेना, सीपीयू एएलयू को भेजना, चाहे मेमोरी को भेजना, मेमोरी से डाटा निकालना, मॉनिटर को देना, ये सब काम कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। हाँ आइए आगे हम देख रहे हैं कंप्यूटर का वह भाग जो उसके सभी कार्यों को समन्वित करता है, कौन होगा। तो अब आंसर क्लियर है, कंट्रोल यूनिट। द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन। तो कंप्यूटर के सभी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, वो कौन है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अब गलती नहीं होगा उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट अन्य इकाइयों को उत्पन्न करके नियंत्रित करती है। तो कंट्रोल यूनिट बाकी कंपोनेंट को कंट्रोल करती कैसे है सर, कंट्रोल तो करती है समझ में, मगर कैसे करती है। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग, क्या चीज जनरेट करके करेगी कंट्रोल, तो कंट्रोल सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल, ट्रांसफर सिग्नल, कमांड सिग्नल। सर ये थोड़ा कठिन हो गया, इसलिए तो बताओ कुछ नया सीखो कुछ, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखोगे तब तो आपका जीवन सफल है कि आज आपने कुछ तो नया सीखा क्लास आकर के, है ना। हाँ वही पुराना की फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर की मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू, यही पढ़ के क्या मतलब बेटा, कुछ नया सीखो बताओ। तो कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट हालांकि सीपीयू का हिस्सा है ना। हाँ तो कंट्रोल करता है, तो कैसे, वो भैया क्या पैदा करता है, कंट्रोल सिग्नल पैदा करता है, टाइमिंग सिग्नल पैदा करता है, ट्रांसफर सिग्नल पैदा करता है, कमांड सिग्नल पैदा करता है, क्या करता है वो। श्वेता का आंसर आ गया 39 का डी। पास होता, बढ़िया तैयारी करके रखे हो, बहुत बढ़िया बेटे, है ना। हाँ राइट आंसर इज हाँ कंट्रोल सिग्नल। अरे कंट्रोल करने वाला इकाई कंट्रोल सिग्नल तो भेजेगा, भैया ला डाटा दे, अरे डाटा पकड़, कैलकुलेट करके बता, फिर डाटा दे, तो कंट्रोल सिग्नल भेजता है वो, क्या भेजता है, कंट्रोल सिग्नल। तो भैया थोड़ा सा तैयारी आपको और पॉलिश करना है, तो कुछ नया सीखे ना। हाँ ठीक है, आओ। तो जो भैया गलत सीखे, जो इसका आंसर गलत हुआ, इसका मतलब आज उसने कुछ नया सीखा, तो आपको और खुश होना चाहिए यार भाई मैं कुछ नया सिखाऊं। अभी एग्जाम के दिन ये प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल भेज करके सबको कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई को अक्सर कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द। तो डिजिटल कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल इकाई को अक्सर क्या कहा जाता है, तो हम कंट्रोल यूनिट को और किस नाम से जानते हैं। जैसे मेरा नाम प्रतीक सर आप जान रहे हो, मेरे घर का नाम बाबू है, तो प्रतीक सर को और किस नाम जानते हैं, बाबू।
तो वैसे ही भैया आपको बताना है कि कंट्रोल इकाई को, नियंत्रण इकाई को और किस नाम से जानते हैं, क्लॉक, नर्व सेंटर, बोथ A1 and 2, ये आईसी के नाम से, इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से। आंसर दीजिए, ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। दीजिए आंसर, दीजिए आंसर, दीजिए तेजी से आंसर देते चलिए। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक के से कम भैया फटाफट लाइक ठोकिए, है ना, फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए। कह रहे सर मजा आ रहा है क्लास में, कुछ तो नहीं हम सीख रहे हैं, है ना। चलो आंसर चालू हो गया है। द राइट आंसर इज बी, तंत्रिका के अंदर नर्व सेंटर कहते हैं। तो कंट्रोल को और हम किस नाम जानते हैं सर, कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर के नाम से जानते हैं, नर्व सेंटर, नर्व सेंटर, नर्व सेंटर। अधिकांश लोग इसके सी के चक्कर में फंस गए होंगे, तो कई लोग तो सीधा सीधा आईसी, अरे आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट तो सीपीयू को कहा जाता है, माइक्रोचिप को माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का एक हिस्सा है कंट्रोल यूनिट, तो उसको कैसे बोल देंगे आईसी सर्किट, डी तो हो ही नहीं सकता था। कैसे डी मारे सबके सब, बस भेड़ बकरी के चाल है, ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। चलो नर्व सेंटर, कुछ नया सीखने मिला ना, यस यही आपकी सफलता है। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, विंडसर्फ, टेरेंस पर्सिवल, जॉन मॉचली, टेड हॉफ। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भैया किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में पूछने का भैया बहुत ज्यादा इसका चांसेस है, क्योंकि कंप्यूटर की आत्मा ही होती है माइक्रो प्रोसेसर। हाँ तो श्वेता सिर्फ आपको नहीं, बाकी बच्चों को बोल रहा हूँ, आपका तो सही है ना। हाँ ठीक है, चलो श्वेता का आंसर आ गया टेड हॉफ। आंसर हम दे रहे हैं भैया, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था टेड हॉफ ने। किसने किया था, टेड हॉफ ने। तो श्वेता का आंसर फिर से सही हो गया, बहुत बढ़िया श्वेता जी, ठीक है। तो ये कौन थे, तो आज आपको याद रखना है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार, इन्वेंशन किया था माइक्रो प्रोसेसर का, पहले माइक्रो प्रोसेसर का टेड हॉफ, टेड हॉफ, टेड हॉफ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर ये याद रखने वाली चीज, इसमें कुछ समझने वाली चीज है ही नहीं, इसलिए याद कर लो सीधा सीधा। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर टेड हॉफ, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर टेड हॉफ, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर टेड हॉफ, बस। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और इसे यह भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर थोड़ी सर, वो तो सीपीयू होता है, अरे सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। सीपीयू, पी माने प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग माने प्रोसेसर, हाँ तो सीपीयू का ही दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और इसे यह भी कहा जाता है, तो सर किस नाम जानते हैं, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, मैक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर। तो ये जो हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर है उसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर को हम सर सीपीयू भी कहते हैं, उसे हम आईसी भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, ठीक है ना बात। हाँ, और उसे हम माइक्रोचिप भी कहते हैं। आंसर देते चलिए फटाफट, कि माइक्रो प्रोसेसर क्या कहा जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर को सर, जैसे पहला आंसर आएगा फट से आंसर देंगे, फट से आंसर दीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर, तो आंसर आ गया भैया, सही आंसर है माइक्रोचिप। सिंपल सी बात सर, माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप के नाम से जानता है, और माइक्रोचिप को आईसी भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट भी सही कहते हैं सर। इसे हम और किस नाम जानते हैं सर, प्रोसेसर के नाम से, इसे हम सर सीपीयू भी बोलते हैं। यस, आइए। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग निम्नलिखित बनाने के लिए किया जा सकता है, तो भैया क्या चीज के उपयोग होगा माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर के लिए, डिजिटल सिस्टम के लिए, कैलकुलेटर के लिए, ऑल ऑफ द अबव के लिए। ये बच्चे वाला प्रश्न आंसर दे दो फटाक से, कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग इनमें से क्या क्या बनाने के लिए होगा। हाँ कमेंट लेट जाता है सुधा जी मेरे पास, है ना, हाँ नहीं बोल रहे हैं। ये भी हम पढ़ेंगे, है ना, कि क्यों लेट जाता है, आगे आएगा ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में, क्यों लेट जाता है ना। हाँ ठीक, द राइट आंसर इज
उपरोक्त सभी। कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हम कंप्यूटर बनाने में भी करते हैं, डिजिटल कोई भी हम डिजिटल सिस्टम बनाएंगे, जैसे डिजिटल वॉच मैंने पहना है, डिजिटल घड़ी बनाओगे तो भी, डिजिटल डिस्प्ले बनाओगे तो भी, डिजिटल गाड़ी बनाओगे तो भी, डिजिटल टीवी बनाओगे तो भी, सब जगह उपयोग होता है। कैलकुलेटर भी भैया बनाओगे तो भी वहां उपयोग होगा माइक्रो प्रोसेसर का, क्योंकि प्रोसेस करने वाला तो चाहिए ना। कैलकुलेटर में आप दबाओगे 2 × 2 बराबर कितना, तो उसको प्रोसेस करेगा ना कोई, तो प्रोसेसर ही प्रोसेस करता है, तो प्रोसेसर सब जगह लगता है। माइक्रो प्रोसेसर लाखों से बना होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या लाखों चीजों को मिला के एक माइक्रो प्रोसेसर बनता है? सर मतलब उसके अंदर लाखों चीजें होती हैं। हाँ, मगर क्या चीजें लाखों नंबर में होती हैं? रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप और प्रोग्राम काउंटर। आपको दिखा रहा हूं पहले। सर इसके अंदर लाखों चीजें होती हैं, तो पहले देखो ये खुद कितना बड़ा होता है ना। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर, ये जो आप देखते हैं ना भैया, यही है माइक्रो प्रोसेसर, दिख रहा है आपको? हाँ, ये सर आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत ये खुद इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा खुद होता है। ठीक, इतना ही बड़ा होता है, और इसके अंदर लाखों होती हैं। क्या चीजें लाखों संख्या में होती हैं, वही आपको बताना है कि क्या चीज इसके अंतर्गत लाखों की संख्या में मौजूद होती है, बताइए। हाँ, सही आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर्स होते हैं। क्या होती है? ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर किन चीजों से मिलकर बना है, तो माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है। अब सर लाखों ट्रांजिस्टर से मिलकर बना, तो ट्रांजिस्टर कैसे होता है ये देख लेते हैं, आइए। क्योंकि अभी आप भाई माइक्रो प्रोसेसर तो देखे, अब ट्रांजिस्टर कैसे होता है ये देख लीजिए। देखिए, ये अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर हैं, दिख रहा है आपको? दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो सर ऐसे ऐसे अगर लाखों चीजें हम डालेंगे तो इतना बड़ा कैसे रहेगा सर? इसी का तो भैया ये जो काम कर रहा है मशीन, इसी को भैया इन सब के अंदर के काम करने वाली चीज को इंटीग्रेट कर दिया गया उसके अंतर्गत चिप में, इसलिए उसका नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है। क्लियर हो गई बात नहीं है? हाँ, तो सब मिलके जो काम करेंगे वो अकेले वो चिप कर सकता है, इसलिए उसका नाम इंटीग्रेटेड सर्किट। एकीकृत कर देना, सबको एक ही में मिला देना, इसलिए भैया इतना छोटा हो पाया। इसलिए जो रूम भर का कंप्यूटर होता था वो आज एक टेबल में आगे आपके हाथ में आ जा रहा है, ठीक है। चलिए, आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान देखते चलिए। गुड इवनिंग कविता निर्मलकर जी। कमेंट कीजिए भैया, कमेंट देते हुए सबको चलना है, क्योंकि अगर आपका कमेंट सही होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और गलत होता है तो हमेशा याद रह जाता है कि यार मैंने गलत किया है, ये सही आंसर है। इसलिए कमेंट जरूर करना चाहिए आपको, वरना इसमें नुकसान आपका है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर, द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर मशीनी भाषा नहीं समझता, डज नॉट अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर मशीनी भाषा और उच्च स्तरीय भाषा समझता है, अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। केवल मशीनी भाषा ही समझता है, अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। या केवल उच्च स्तरीय भाषा समझता है, अंडरस्टैंड ओनली द हाई लेवल लैंग्वेज। बताइए कि माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा है वो कौन सा लैंग्वेज समझ पाता है? बताओ, फटाफट आंसर दो। आंसर क्यों नहीं आ रहा बाकियों का? बाकी लोग में आंसर दो भाई।
हाँ कविता जी भी दे रही है, बहुत बढ़िया बेटा। सही गलत मत सोचो, पर दिया करो। तो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीनी भाषा ही समझता है, और मशीनी भाषा बाइनरी डिजिट से मिलकर बनी होती है। ध्यान रख लो, मैं आज बताता हूँ मशीनी भाषा क्या होती है सर, और थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा, थोड़ा सा यहाँ थ्योरी बता दे रहा हूँ, ठीक है, मशीनी भाषा का। हाँ फिर थोड़ा समझ लो पहले, फिर थ्योरी बताता हूँ थोड़ा सा। पूरा थ्योरी तो भाई कंप्लीट कोर्स होगा, वहां पढ़ोगे आप, है ना, क्योंकि यहाँ पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा तो ऑब्जेक्टिव नहीं करवा पाऊंगा, इसलिए थोड़ी थ्योरी आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि पढ़ना कैसे होता है। मशीनी भाषा जो होता है ये भैया आपके बाइनरी डिजिट से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? बाइनरी डिजिट से। बाइनरी डिजिट में बाई का मतलब ही होता है, बाई का मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। हाँ तो ऐसे ही बाई मतलब होता है दो। तो कौन से दो नंबर भैया? एक है जीरो, एक है एक। तो इन जीरो और एक से जो बनेगा कोडिंग, जो शब्द बनेंगे वही कंप्यूटर समझ पाएगा। अब क्या है सर इसका मतलब, ये समझ नहीं आया, अब आपको मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना। ध्यान से देखो, मैं आपको बाइनरी डिजिट का टेबल एक बार दिखा रहा हूं, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। हाँ जैसे, और ले आता हूं, अभी रुकिए आगे। ये टेबल आप देखते चलो, ये टेबल आप देखो ध्यान से, यहां से आपको मैं समझा दूंगा। जैसे अब भैया एक कंप्यूटर, पूरा ध्यान से, आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखने वाला है कि कंप्यूटर में कैसे काम होता है सर। तो भैया ये है मेरा मॉनिटर सर, ये है मेरा कीबोर्ड जिसमें स्पेस बार हो गया भैया, इधर बटन हो गया सर, ये हो गया आपका सिस्टम यूनिट यानी कैबिनेट, ये हो गया माउस, माउस जुड़ गया सीपीयू से, कीबोर्ड जुड़ गया, मॉनिटर जुड़ गया सीपीयू से। अब जो हमारा सीपीयू है इसके अंदर सीपीयू, तो इसके अंदर भैया हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू, सीपीयू तो इसको भी और काम करते हैं हम, अंदर सीपीयू हटा देते हैं अभी, ठीक है। इसके अंदर हमारा है मदरबोर्ड, क्या इसके अंदर हमारा, इसके अंदर हमारा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में हमारा बीच में है सीपीयू, और इसके भीतर रैम लगा हुआ है, रोम लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगा, एसएसडी सब चीज लगी हुई है, ठीक है सर। अब जब मैं यहाँ पर टाइप करता हूं, मैं यहाँ टाइप करता हूं कि मान लो मैं कंप्यूटर को बोलना चाह रहा हूं एप्पल, मैं कंप्यूटर को साथ बात करना चाह रहा हूं कि एप्पल भैया मुझे एप्पल बना के दो, एप्पल का चित्र बना के दो, मैं बोलना चाह रहा हूं। तो भैया कंप्यूटर को ध्यान रखिए, यहाँ लिखा है बाइनरी, बाइनरी में आप जब देखेंगे तो आपको केवल या तो 000 दिखाई देंगे, 1010, ये दो ही आपको डिजिट दिखाई देंगे। तो ध्यान दीजिए, जब मुझे बोलना उसको एप्पल, तो देखो एप्पल में ए को भैया क्या बोल रहा है, ए को क्या बोल रहा है, ए को बोलता है बाइनरी वाला। अब ध्यान देखिए, ए को बोलता है 4001010, 4001010, ठीक हो गई बात ना। इसका मतलब मुझे कंप्यूटर को, यहां तो मैं ए दबाऊंगा, ए समझाने के लिए बता रहा हूं, ये ए, तो मैं यहां तो ए दबाऊंगा कीबोर्ड में, क्योंकि मुझे तो ए फॉर एप्पल पता है, मगर कंप्यूटर यहां से जो ए है वो यहां पर सीपीयू को लिख करके ये देगा कि प्रतीक सर 4 बार 0 और 1010 बोल रहे हैं, तो समझ जाएगा कि अरे 4 बार 0 1010 का मतलब तो ए होता है। अच्छा, मतलब प्रतीक सर ए लिख रहे हैं, इसका मतलब कंप्यूटर ने मेरे इनपुट जो डिवाइस है उसने मेरे द्वारा दबाए गए बटन को यहां से कीबोर्ड से गया भैया, कीबोर्ड से होता हुआ गया, कलर चेंज करता हूं, कीबोर्ड से होता हुआ गया, कीबोर्ड से होता हुआ गया, ये ए होता हुआ गया, जैसे हम पहुंचा भैया कंट्रोल यूनिट, वहां से पहुंचा मदरबोर्ड, मदरबोर्ड से पहुंचा बसेस, बसेस से पहुंचा सीपीयू, तो सीपीयू के पास वो ए आपको इस रूप में दिखाई दिया, 0000110, मतलब केवल दो ही डिजिट, या तो 0 या 1, इसी से मिलकर बना हुआ है। तो कंप्यूटर समझ पाया कि मैंने ए कहा है, मतलब कंप्यूटर केवल और क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है, ये मशीन लैंग्वेज है। क्लियर कोई बात नहीं है? हाँ, तब आपको समझ में आया कि हम जो भी लिखते हैं कीबोर्ड में कंप्यूटर को वो इस रूप में दिखाई देता है।
ठीक है। हाँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई कितनों को अच्छे समझ में आया बता दीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं बोला कंप्यूटर पूरा दिखेगा आंख के सामने बेटा, एकदम चीजें रियल फील होंगी रियल में आपको। अच्छा ऐसे काम होता है, ठीक। चलिए, तो कितनों को समझ में आया एक बार कमेंट करके बता दीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर फटाक से। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। तो कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा ही समझता है, और मशीनी भाषा में समझ दिया कि 0101 से मिलकर के ही बना हुआ होता है। आप कुछ भी लिखोगे उसको 0101 ही दिखाई देगा। मैं बोला कंप्यूटर पढ़ोगे नहीं, दिखोगे, पूरा एक चीज दिखेगा आप आंखों से। सीपीयू से सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई कहलाती है, मैंने पहले बता दिया, सीपीयू के अंदर, जो सीपीयू के अंदर ही बसी हुई है रजिस्टर, फिर उसके जस्ट बगल में है कैचे। ये सब भाई सबसे पहले, सबसे प्रथम इसी के पास कंप्यूटर सीपीयू खोजता है डाटा, तो सबसे प्रथम खोजता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सीधा सीधा भैया रखना हमको मेन मेमोरी। क्या हो जाएगी? मेन मेमोरी, क्योंकि उसकी सबसे मेन मेमोरी है, उसी के अंदर डाटा निकालेगा। क्लियर हो गई बात? तो सीपीयू से सीधे संचार करने वाली मेमोरी कौन है? जो सीपीयू के अंदर ही में होती है मेमोरी, क्या कहलाएगी? मेन मेमोरी कहलाएगी, मेन मेमोरी कहलाएगी, मेन मेमोरी कहलाएगी। तो सीपीयू के अंदर की मेमोरी मेन मेमोरी, जस्ट बाहर की मेमोरी फिर भाई आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाएगी। ठीक। सीपीयू अपना डेटा और निर्देश निम्न से प्राप्त करता है। सीपीयू रिट्राइव्स इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, सीपीयू भैया अपना जो डेटा है और निर्देश है वो किससे प्राप्त करता है? द्वितीयक मेमोरी से, सहायक मेमोरी से, मुख्य मेमोरी से, या ये सभी से? अभी मैंने जस्ट बताया है, बताइए फटाक से सही आंसर। बताइए फटाफट आंसर दे। चलिए सही आंसर सर आपका कि सीपीयू अपना डेटा और निर्देश प्राप्त करता है मेन मेमोरी से। किसे? मेन मेमोरी से प्राप्त करता है। बहुत बढ़िया दीप्ति जी, भी सही आंसर। सीपीयू द्वारा वर्तमान में संसाधित किए जा रहे प्रोग्राम और डेटा को संग्रह करने के लिए कंप्यूटर के किस हिस्से का उपयोग किया जाता है? विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। तो कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड, तो कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी का यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए अन्य प्रोग्राम और डाटा को जो करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, जो प्रोसेसिंग में है उन डाटा को कहां स्टोर करते हैं, कौन सी मेमोरी में स्टोर करते हैं? जैसे जब मैंने कीबोर्ड से लिखा 2 गुणा 2 बराबर कितना, तो जो मैंने बोला 2 गुणा 2 बराबर कितना, तो उसको जब एएलयू कैलकुलेट करेगा 2 गुणा 2 बराबर 4, तो जैसे आप कैलकुलेट करते हो तो आपको कॉपी चाहिए, आपको बोर्ड चाहिए, तो वैसे भैया कंप्यूटर को कौन सी मेमोरी चाहिए जब वो डाटा प्रोसेस कर रहा है, उसका सॉल्यूशन निकाल रहा है, उसको हल कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो कौन सी मेमोरी चाहिए? पर समझ में आ गया बात नहीं है? हाँ, तो सही आंसर। अरे पेपर लीक हो गया क्या? ओ माय गॉड, पेपर लीक हो गया था भैया, है ना, पेपर लीक हो गया है। इस भैया मेरा कोई दोस्त नहीं, देखिए मैं नहीं चाह रहा पेपर लीक हो। तो यार सर इंटरनल मेमोरी है ना, तो जब भी जो उसके आंतरिक मेमोरी है वो वहीं पर रखता है और वहीं पर रखकर सॉल्व करता है, फिर भैया पकड़ता है, लो बाहर ले जाकर के दे दो आंसर। यार वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की कई स्वतंत्र डेटा चैनलों तक सीधी पहुंच होती है और उनमें कई चैनल होते हैं। द आईओ प्रोसेसर हैज अ डायरेक्ट एक्सेस टू एंड कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा चैनल्स। तो कौन किसकी होती है भैया? मेन मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी की, कैचे मेमोरी की, या फ्लैश मेमोरी की? बताइए फटाक से। बहुत बढ़िया, ये ईमानदारी होना चाहिए, है ना। हाँ, आंसर देने के बाद देखना चाहिए, ठीक है। हाँ, पेपर लीक हो गया था, क्या कर सकते हैं। 50 का ए सही आंसर सर आपके लिए याद रखना है मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में ही बहुत सारे चैनल्स होते हैं।
कंप्यूटर शब्द आमतौर पर केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई और निम्नलिखित को संदर्भित करता है। तो जो कंप्यूटर है ये शब्द सीपीयू के साथ, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई मतलब सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो कंप्यूटर सीपीयू के साथ साथ और किस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है? एक्सटर्नल मेमोरी को, इंटरनल मेमोरी को, इनपुट डिवाइसेस को या आउटपुट डिवाइसेस को। नहीं आंसर हो गया भाई आपके लिए इंटरनल मेमोरी को। किसको? इंटरनल मेमोरी। तो सीपीयू और सीपीयू का इंटरनल मेमोरी मिलके क्या होता है? कंप्यूटर कहलाते हैं। क्योंकि सीपीयू का इंटरनल मेमोरी वो हिस्सा है जहां वो सीपीयू सब चीज को रख करके काम करता है। जैसे आप जब खाना बनाओगे तो आपको ये सब्जी काटने के लिए स्लैब चाहिए ना, तो स्लैब आपका इंटरनल मेमोरी हो गया अगर आप सीपीयू है। तो वैसे सीपीयू को कोई भी काम को करने के लिए अपना इंटरनल मेमोरी चाहिए जहां सब चीज को रख के वो कैलकुलेट करता है। यस, अब समझ गए आप। सीपीयू और मेमोरी निम्नलिखित में से किस डिवाइस में स्थित होते हैं? तो सीपीयू और मेमोरी जो होता है वो किस में स्थित होते हैं? मदरबोर्ड में, एक्सपेंशन बोर्ड में, स्टोरेज डिवाइसेस में, आउटपुट डिवाइसेस में। एकदम बच्चे वाला प्रश्न है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बना के पूरा दिखाया है। हाँ श्वेता, बार बार बताए थे। हाँ बहुत बढ़िया। बताइए 52 का आंसर आ गया फटाक से, बहुत बढ़िया। तो मदरबोर्ड में ही कंप्यूटर का सारा कंपोनेंट मदरबोर्ड में ही लगता है। कंप्यूटर का सारा कंपोनेंट मदरबोर्ड में ही लगता है। ठीक, आइए अब आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि मदरबोर्ड में कैसे लगता है, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड असेंबल, असेंबली। ध्यान से देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं वैसे मदरबोर्ड असेंबल किया जाता है। ये है मदरबोर्ड जो बड़ा सा है, इसके बीच में जो लगा रहा है वो सीपीयू है। तो देखिए मदरबोर्ड में वो सीपीयू को लगा रहा है, सीपीयू असेंबल कर रहा है, तो सीपीयू मदरबोर्ड में लगता है। ठीक है, ये प्रोसेसर है, देखो रैम लगा दिया, मस्ती मजाक कर रहा है, वैसा नहीं ठोक के थोड़ा सा नहीं ठोकना है। इधर रोम लगा रहा है, ग्राफिक्स कार्ड लगा रहा है, इसके ऊपर जेल नहीं लगाया, अब उसके ऊपर कूलर लगाएगा। देखो ये लगा दिया कूलर, ठंडा रखने के लिए सीपीयू को। ठीक है, हाँ ये मस्ती वाला बनाया वीडियो भैया। हाँ तो देखिए ये रहा प्रोसेसर, देखिए ये निकाला, ये मदरबोर्ड में ऐसे प्रोसेसर लगता है, लगा लॉक। हाँ तो ऐसे करके मदरबोर्ड में सीपीयू जो है मदरबोर्ड में लगाया जाता है। ठीक, आइए तो प्रोसेसर आपका मदरबोर्ड में ही लगता है और सारे कंपोनेंट भी मदरबोर्ड में ही लगते हैं, सारे कंपोनेंट मदरबोर्ड से ही जुड़ते हैं। क्लियर हो गई बात? नहीं, हमको लगता है सर कैबिनेट जुड़ रहे हैं, नहीं कैबिनेट में होल्स होते हैं। क्लियर, जो भी मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। चलो उम्मीद करता हूं आप देख के और अच्छे समझ गए होंगे। इसलिए भाई पढ़ना नहीं, एकदम सीखिए जीवन में, क्योंकि सीखा हुआ चीज आदमी कभी नहीं भूलता। पढ़ा हुआ भूलेंगे, सीखा हुआ चीज नहीं भूलोगे बेटा, है ना। हाँ इसलिए सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, रजनी जी, दीप्ति जी, पूर्णिमा बरेट जी, अमन जी, श्वेता जी। बहुत दिनों बाद पूर्णिमा जी, क्या बात है, तैयारी चालू हुई है फिर से, बहुत बढ़िया। आइए, हो गया सर, मदरबोर्ड में कनेक्टेड होता है, सीपीयू और मेमोरी मदरबोर्ड से जुड़ते हैं। कंप्यूटर, द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज द मदरबोर्ड, मैच बोर्ड, हार्ड ड्राइव और स्पेशल बोर्ड। तो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को, वो मेन सर्किट बोर्ड कौन है जो कंप्यूटर के सभी के कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है? तो मेन बोर्ड है भैया मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स, द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड व्हाट इज? भैया मदरबोर्ड। तो भैया मेन बोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड ही होता है, जिसमें सब कंपोनेंट जुड़े होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स दैट रिजाइड ऑन मदरबोर्ड। ये बहुत अच्छा है कि निम्नलिखित में से कौन से घटक मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। क्या सीमॉस बैटरी मदरबोर्ड पर होता है, क्या फैन मदरबोर्ड पर होता है, क्या पीसीआई स्लॉट होता है, या ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मदरबोर्ड पर होते हैं। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, फटाफट आंसर देते चलिए दोस्तों, है ना। हाँ, रुकना नहीं है। आंसर दीजिए फटाफट। और सेशन अच्छा लग रहा है, क्लासेस बहुत कुछ सीखने मिल रहा है भाई, लाइक करते चलिए। ये तो ऑब्जेक्टिव क्लास है बेटा, जहां आपको इतनी सारी थ्योरी में सिखा दे रहा हूँ। सोचो जो थ्योरी क्लास है वहां कितना सिखाते होंगे। तो सही आंसर सर ऑल ऑफ दी एबो, कि भाई मदरबोर्ड में सीमॉस बैटरी पहले से लगी होती है, फैन भी लगा होता है, पीसीआई स्लॉट भी दिया होता है। आगे बढ़ रहे हैं। सीपीयू, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपके आ चुका है, वह हम ध्यान रखिएगा, ध्यान रखते हुए चलिएगा। आइए, द कम्युनिकेशन, आंसर बहुत आसान है, हालांकि फिर समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, आन दो, आ जाओ भाई साहब। तो द कम्युनिकेशन लाइन अर्थात वो कम्युनिकेशन लाइन क्या कहलाता है, जो कंप्यूटर मदरबोर्ड में सीपीयू को, मेमोरी को और जितने भी पेरिफेरल होंगे, पेरिफेरल मतलब परिधीय तंत्र, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, जो भी जुड़े हैं सीपीयू से, आसपास के सभी चीजें वो पेरिफेरल्स हैं। तो सब चीजों को आपस में जोड़ता कौन है। जैसे मैं कीबोर्ड बटन दबाया तो कीबोर्ड से सिग्नल किसके थ्रू सीपीयू तक पहुंचा, वो रास्ते को क्या कहेंगे। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा भैया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो आंसर एकदम क्लियर है, आंसर एकदम भैया क्लियर है, बस कहलाता, क्या कहलाता है, बस। अब बस आप पढ़िए मत, बस आप देखिए बस को आप देख लीजिए कि बस से होता क्या है, ठीक है। एक बस हम आपको दिखा देते हैं देखिए, बसेस, बसेस इन मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में बस ही वो रास्ता होता है ना भैया। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसमें बहुत अच्छे समझोगे आप कि उस मदरबोर्ड में ऐसे बहुत सारे लाइन खींचे हुए होते हैं, और यही वो लाइन है जिनको हम बस कहते हैं, और यही भैया वो बसेस हैं। मदरबोर्ड की बसेस देखिए, लिखा हुआ है मदरबोर्ड बसेस। तो यही वो लाइन है कि मान लो, देखो यहां ध्यान से, कि यहां मॉनिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक। यहाँ कोई मॉनिटर जुड़ा हुआ है, मॉनिटर, अब मॉनिटर में भैया या यहाँ कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ माउस जुड़ा हुआ है, और ये भैया मान लो सीपीयू के अंदर, ये पूरा सीपीयू के अंदर है, ठीक। तो इससे जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जैसे मैं दबाऊंगा 2 × 2 बराबर कितना, तो भैया जैसे ही दबाऊंगा सिग्नल यहाँ से जाएगा, यहाँ से इस बस से कनेक्ट होगा, इस बस से होते 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 यहाँ पहुंचेगा। इस जगह पर भाई कोई यूनिट लगी होगी, यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ तक, तो यहाँ से सिग्नल ऐसे होते हुए यहाँ तक चले जाएगा, ऐसे पूरा ट्रेवल होगा। इसी ट्रेवल होकर के जहां उसको पहुंचना है वहां से वहां पहुंच करके भैया वो काम कर सकता है। तो जो रास्ता है यही बसेस है, यही क्या है, बसेस, ठीक है। तो कंप्यूटर के जितने भी, अब इसी में भी कहीं प्रोसेसर लगाया तो प्रोसेसर से देखिए सारी बसेस आके जुड़ेंगी, सारी बसेस जुड़ रही हैं। यही कहीं पे मेमोरी लगा तो मेमोरी से आके सारी बसेस जुड़ रही हैं एसएसडी कार्ड से। हाँ, तो बसेस ही वो चीज है जो कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट को, सीपीयू को, मेमोरी को, और बाहर के जितने भी पेरिफेरल थे, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, उन सबको आपस में जोड़ती है। तो कौन है वो, बसेस बसेस बसेस। बोल समझ में आ गया कि अच्छे से, अगर समझ में आ गया भाई तो फटाफट बोल दो कि हाँ सर मजा आ गया सर, अच्छे समझ में आ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हेलो हेलो,
आज बहुत तगड़ा क्लासरूम। और सोचो अगर आप केवल ऑब्जेक्टिव क्लास में तो अच्छे समझा रहे हैं भैया, तो थ्योरी में तो पूरा कहर समझा दिया बेटा। एग्जाम उससे बाहर आज तक प्रश्न आया नहीं है ना, आएगा नहीं, क्योंकि पूरा एक एक चीज समझा दी, पूरा दिखा दिखा के एक एक चीज, है ना। हाँ, तो हो गया बस। अब आपको समझ में गया कि कम्युनिकेशन लाइन को ही हम बस कहते हैं, जो कि सीपीयू, मेमोरी और अन्य पेरिफेरल सबको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। आगे हम बढ़ते हैं। यह मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू और सिस्टम मेमोरी जैसे घटकों को जोड़ता है। कौन है जो भैया जोड़ता है? तो आंसर आपको पता है कि मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू को, सिस्टम की मेमोरी को और अन्य सभी घटकों को जोड़ेगा, वो क्या कहलाएगा? तो बस बस बस। अरे सर 4-4 बस हो गया सर, 4-4 बस हो गया, तो कौन सा बस ले? डाटा बस ले, एड्रेस बस ले, इंटरनल बस ले, एक्सटर्नल बस ले? बस जोड़ता सर पर चल गया आंसर, तो बस हम ले लेते, मगर 4-4 बस दिया है, तो सर डाटा बस, एड्रेस बस, इंटरनल बस, एक्सटर्नल बस। अरे बहुत प्यार से बताओ, मुझे भैया कोई चीज आप तक भेजना है, तो एक मेरा एड्रेस होगा, जब लिखूंगा फ्रॉम प्रतीक सिंह टू आप तक, तो आपका एड्रेस डालूंगा ना, मेरे एड्रेस के साथ आपका एड्रेस। तो कोई चीज मुझे अपने पास से आपके तक पहुंचाना, तो मैं क्या डालूंगा भैया? एड्रेस। उसके बाद फिर वो एड्रेस, इस एड्रेस से उस एड्रेस पर बीच के रास्ते से होते हुए भैया आपका सामान पहुंच जाएगा पार्सल में। तो बीच का जो रास्ता है वो तो बस है, मगर इस एड्रेस से उस एड्रेस पहुंचाना है बस के माध्यम से। हाँ, तो उम्मीद करता समझ में आ गया भैया आपको। क्या हो गया? हाँ, कंफ्यूजन, यस, यही कंफ्यूजन होता है, यही बचना है। एड्रेस बस केवल लोकेशन बताता है, एड्रेस बस केवल लोकेशन बताता है। इंटरनल बस है जो सबको आपस में भैया कनेक्ट करता है। अरे उसके अंदर जो बस होगा वो तो सबको कनेक्ट कर रहा है ना। तो देखिए मैंने जो समझाया एग्जांपल, अब आप समझिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं। यही कंफ्यूजन हमको होता है घर में। देखिए अब ध्यान से, तो ध्यान समझिएगा, अच्छे से सीखिएगा। ये मेरा घर है जिसका एक एड्रेस है, ये आपका घर है जिसका एक एड्रेस है। यही हमको लगता भी है, थोड़ा पढ़ लो तब इतना लगेगा। और यहां से एक रास्ता आप तक जाती है। तो इस एड्रेस से इस एड्रेस का ये जो बस है यहाँ इतना हिस्से का, ये हो गया एड्रेस बस। एड्रेस बस मतलब कि अगर इस घर से इस घर तक कोई चीज पहुंचाना है तो इस वाले बस से होकर जाना होगा, इस वाले बस से होकर जाना होगा, इस वाले बस से होकर जाना होगा, इस वाले बस, मतलब यही एक रास्ते से होकर जाना होगा, यही एक रास्ता इनको जोड़ता है। बाकी इस जगह से तो और भी बसेस निकल रही हैं, और भी बसेस निकल रही है, मगर इनको ये आपस में जोड़ नहीं रहे। तो सर एड्रेस बस लेना चाहिए ना? अरे नहीं, इस घर से उस घर जाने के लिए यही एड्रेस बस है जो पहुंचाएगी, मगर पहुंचाएगा कौन? इस बस पर, इस रोड पर चलने वाली आपकी भैया गाड़ी, आपकी चलने वाली गाड़ी पहुंचाएगी। और वो गाड़ी ही क्या है? इंटरनल सिग्नल। इंटरनल सिग्नल जो इस जगह से इस जगह, इस एड्रेस से इस एड्रेस के अंदर चल रही है, इंटरनली चल रही है, इसलिए इंटरनल बस है जो पहुंचाता है। पहुंचाता किसके माध्यम से? एड्रेस बस के माध्यम से। एड्रेस बस यानी कि वो रोड है एड्रेस बस, और पहुंचा कौन रहा? वो बस, जो कार है वो है भैया क्या? आपका इंटरनल बस। तो रोड है एड्रेस बस, कार है इंटरनल बस। चलिए, वन कंफ्यूजन ना, ये आप समझ में आ गया। अब आप अच्छे समझ गए बात। हाँ चलिए, तो एड्रेस बस क्या है सर? एड्रेस बस वो बस है जो निर्धारित करता है कि ये सामान कहां जाएगा, कहां से निकलेगा और कहां जाएगा। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ना कि भैया वो कौन सा बस है जो डिसाइड करेगा कि कोई सामान या कोई सिग्नल कहां से कहां जाना है, किससे किसके पास जाना है। तो वो एड्रेस बस है जो डिसाइड करेगा किससे किसके पास जाना है, मगर जब जाएगा तो इंटरनल बसेस के माध्यम से जा ही जाएगा। अब देखिए, आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी का पता किसके द्वारा वहन किया जाता है? अब देखो भैया बोल रहा किस सबका पता, तब बताओ आप क्या होगा? अब डर रहे लो ना कि सर हम इंटरनल बस एड्रेस बस बोलते हैं, हम इंटरनल निकाल देते हैं, इंटरनल बोलेंगे, आप एड्रेस बस बोलेंगे, फिर आप कुछ बता दोगे। नहीं बोलो, आप समझ में आएगा आपको कि इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी का पता किसके द्वारा वहन किया जाता है। तो हर देखिए भैया कि कीबोर्ड का कौन सिग्नल कहां से आएगा, उसका बस कौन सा है, सीपीयू पर जाना है उसका बस कौन सा है, कनेक्ट करने वाला सीपीयू के सिग्नल को, कीबोर्ड के सिग्नल को सीपीयू से जोड़ने वाला बस कौन सा है। तो कीबोर्ड का अलग एड्रेस, सीपीयू का अलग एड्रेस, इन दोनों का एड्रेस पता होगा। हाँ आइए, तो भैया इनपुट आउटपुट डिवाइस है मेमोरी का पता किसके द्वारा वहन किया जाता है? तो अब आपको समझ में आ गया, एड्रेस बस के द्वारा।
तो एड्रेस बस केवल एड्रेस बस ही है, वो बताएगा कि भैया इस जगह से उस जगह जाना है, तो ये जगह कहां पर है, वो जगह कहां पर। तो आपका जो घर था वो एड्रेस बस है, मगर जिस रोड से होके जाना भैया वो इंटरनल बस है, जिस कार से जाओगे भैया इंटरनल बस है। आओ, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक कनेक्शन को क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक फिजिकल कनेक्शन को क्या कहते हैं? पाथ, एड्रेस बस, रूट और ये सभी। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बताओ जल्दी फटाक से देखें। कविता निर्मलकर, आशा दिलवार, रेणुका जी, हितेश बंछोर, श्वेता जी, रजनी जी, सबका मैसेज आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही कमेंट करते हुए चलो, है ना। हाँ, तो सही होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और गलत होगा तो याद रखा कि यार यहाँ गलत हो, एग्जाम में गलती नहीं करना है, ठीक। चलो, और ये पूरा मैं चैप्टर करवा दूंगा ना आपको, तो आपको देखिएगा एग्जाम में आपको यहीं से प्रश्न दिखाई देगा, क्योंकि पिछले जितने साल भी एग्जाम हो इसी बुक से लिया भैया आंसर। हाँ, इसलिए पीडीएफ मिलेगा आपको, इस कमेंट जो आपको ऊपर ग्रुप है उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। फिर बार बार बोल रहा हूँ, ये जो सेशन में ला रहा हूँ ये जिनकी पहले से तैयारी हो चुकी है उनके लिए भैया, जिनको तैयारी करनी है उनके लिए कंप्लीट कोर्स है बाबू। वो केवल इसको पढ़ करके एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर बाद में सर हम धोखे में थे, हम आपका बस क्लास हो जाएगा सोचे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं धोखे में नहीं रख सकता आपको। ये रिवीजन है समझिए, आपकी तैयारी को और स्टार्ट करने के लिए, तैयारी को और स्मार्ट करने के लिए, तैयारी को और पॉलिश करने के लिए। पर पहले तैयारी तो करो तब पॉलिश करोगे, तो तैयारी जिनकी होगी उनको पॉलिश करने के लिए। आंसर क्लियर सर आपका बी, एड्रेस बस। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक कनेक्शन को क्या कहते हैं? तो सभी भागों के बीच जो फिजिकल कनेक्शन है, तो सभी भागों के एड्रेस का तो बात कर रहा है, तो सीधी बात है एड्रेस बस। रीड राइट लाइन निम्न में से संबंधित हैं, तो रीड राइट लाइन किससे संबंधित है? गलत होने का मतलब कुछ नया सीख रहे हैं इसलिए और खुश हुआ कर, जब गलत होते तो और खुश होना चाहिए क्योंकि यार मैं कुछ नया सीखा, है ना। हाँ, रीड राइट लाइन निम्न से संबंधित है। द रीड राइट लाइन बिलोंग्स टू डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और सीपीयू बस। अब तो इतना बस बस हो गया सर कि बस करो सर, सर चकरा जाएगा। यही तो सीखने की उम्र है यार, सीखोगे तब तो बनाओगे एग्जाम में। सही आंसर आ रहे भैया, राइट आंसर इज कंट्रोल बस। अब एड्रेस बस मार रहे लोग, सोचे एड्रेस बस पूछ रहे तब से फिर से तुक्का मारेंगे एड्रेस बस, यहाँ कंट्रोल बस है ना। प्रश्न ध्यान समझो, रीड राइट लाइन निम्न से संबंधित है। तो रीड राइट लाइन का मतलब है कि आपने कमांड दिया 2 गुणा 2 बराबर कितना, तो सिग्नल को कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा। और किसके माध्यम से? कंट्रोल बसेस के माध्यम से। कि जो डाटा आया है कीबोर्ड से 2 गुणा 2, उसको भैया कंट्रोल यूनिट अपने हाथ में लेगा और बोलेगा अरे किसके पास भेजू, मेमोरी में चेक करते, पहले मेमोरी के पास भेज के चेक करेगा कि उसके पास इसका आंसर है क्या है, तो वहां से निकाल के मॉनिटर को वापस भेज देगा। वहां नहीं तो एलयू को भेज के बोलेगा चल इसको कैलकुलेट करके दे आंसर, फिर आंसर लेके फिर मॉनिटर के पास भेज देगा। मतलब जब कोई भी कमांड दोगे, रीड करोगे, अब उसको एंटर मारोगे राइट, तो भैया वो जो लाइन है वो चलेगा कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट फिर कंट्रोल बस के माध्यम से उसको अपने पास ले आएगा और फिर उसको कंट्रोल कर करके जहां भी उसका आंसर निकल सके उसके पास भेजेगा। इसलिए हो गया इसका आंसर कंट्रोल बस। अगला हो गया, किसी विशेष डेटा खंड के स्थान का नाम उसका है। द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स एड्रेस, मेमोरी नेम, स्टोरेज और डाटा लोकेशन। किसी विशेष डेटा खंड के स्थान का नाम, कोई भी डेटा खंड के स्थान का नाम उसका क्या कहलाएगा? उसका एड्रेस कहलाएगा, उसका मेमोरी नेम कहलाएगा, उसका स्टोरेज कहलाएगा, उसका डेटा लोकेशन कहलाएगा। बताओ, सोच के बस बोलना। इसलिए आंसर क्या है बस ये नहीं बता रहा हूं, आंसर यही क्यों है ये समझाते भी चल रहा है, इसलिए समझते भी चलना है ना। हाँ, ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं। राइट आंसर इस सर आपका हो गया एड्रेस कहलाएगा। किसी भी विशेष डेटा खंड के स्थान का नाम, तो मैं बताता भाई उसके घर का नाम उसका भाई एड्रेस होगा ना, तो उसके बाद एड्रेस।
आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विभिन्न बाह्य उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग हम अलग अलग बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए करते हैं? पता एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस और एक्सटर्नल बस। तो भैया किस चीज का उपयोग, इनमें से किस बस का उपयोग हम बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए करेंगे? तो आंसर क्लियर है। हाँ, लोकेशन माने एड्रेस ही होगा। बहुत बढ़िया पकड़े भैया कविता निर्मलकर। तो सर फिर ध्यान से पकड़ो, सभी बाह्य उपकरणों को जोड़ने के लिए उनका क्या पता होना चाहिए? सर उनको सबको जोड़ने के लिए उनका पता होना चाहिए हमको एक्सटर्नल बस। अरे पहले ही बोल दिया भैया, बाह्य उपकरण तो बाहरी चीजों को भाई कंप्यूटर से कौन जोड़ेगा? एक्सटर्नल बस जोड़ेगा ना। हाँ सर, जो मान लो सीपीयू के अंदर तो सीपीयू वाला काम हो गया, मगर सीपीयू के बाहर जो मॉनिटर अलग से है, कीबोर्ड अलग से है, माउस अलग से है, वो किसके माध्यम से जुड़ेंगे? एक्सटर्नल बसेस के माध्यम से, एक्सटर्नल बसेस के माध्यम से जुड़ेंगे। यस, अब समझ में आ गया होगा। तो कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट सीपीयू नहीं है, माउस नहीं है, मॉनिटर नहीं है, यूपीएस नहीं है। कौन सा नहीं है भैया बताओ? बढ़िया पूर्णिमा बरेट। तो क्वेश्चन में आंसर छुपा था, बाह्य उपकरण मतलब एक्सटर्नल बस। हाँ सही आंसर, अंग नहीं है। तो भाई अंग नहीं है, वो है यूपीएस। क्योंकि भैया यूपीएस हम बैटरी बैकअप के लिए अलग से लगाते हैं। यूपीएस का भैया प्रोसेसर ना इनपुट में कोई योगदान है, ना प्रोसेस में, ना आउटपुट में, ना स्टोरेज में। इसलिए कभी भी चेक करना हो कि कौन से मशीन का कंप्यूटर में योगदान नहीं है, तो चेक कर लेना क्या वो मशीन इनपुट में योगदान देती है, क्या प्रोसेस में, क्या आउटपुट में, क्या स्टोरेज में। तो आईपीओएस में अगर योगदान नहीं है तो इसका भैया मतलब वो आपका मेन कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। हाँ, जबकि देखो मॉनिटर आउटपुट में योगदान, माउस इनपुट में योगदान, सीपीयू प्रोसेसिंग में योगदान। वह उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि बिजली कटौती के दौरान कंप्यूटर को, अब आ गया, बिजली कटौती के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है, वह कौन है? बैटरी स्ट्रिप, यूपीएस, सर्ज स्ट्रिप, यूएसबी। अब आपको कंफ्यूज होगा, सर्ज सुरक्षा और एक बैटरी दिया है, तो सर्ज स्ट्रिप और यूपीएस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बताइए भैया आंसर क्या होगा? तू ही मेरी सब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी खुशियां। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड बिना डिस्टरबेंस के पावर सप्लाई ये करेगा। लाइट कटिंग हो जाएगी तब भी कंप्यूटर को पावर सप्लाई करेगा, वो कौन है? यूपीएस। आगे बढ़ो। इनपुट आउटपुट संचालन के लिए सीपीयू से जुड़ा एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। और टेम्पररी स्टोरेज एरिया, टेम्पररी है ये, परमानेंट कोई डाटा स्टोर नहीं करता है। टेम्पररी स्टोरेज एरिया अटैच्ड टू द सीपीयू, जो कि सीपीयू से जुड़ा होता है फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। वो चिप होता है, बफर होता है, रजिस्टर होता है, कोर होता है। तो टेम्पररी एरिया जहां भैया टेम्पररी डाटा आता है और निकल जाता है, जैसे ये खाना आया और यहां से किसी ने उठा के ले लिया, तो इसके पास बस कुछ समय के लिए रहा, इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ समय के लिए रहेगा फिर आगे चल जाएगा। तो टेम्पररी एरिया बात कर रहा है। मतलब वहां कुछ परमानेंट सेव करके नहीं रखेंगे हम। यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, लिख देते हैं। आ जाओ, आ जा रे यूपीएस, अनइंटरप्टेड इंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बिना डिस्टरबेंस के पावर का सप्लाई करने वाला।
हेलो, चलिए। The temporary storage area attached to the CPU for input output operation is, याद रखना है, बफर कहलाता है। मैं जानता बहुत मुझे रजिस्टर रजिस्टर सोचेंगे, रजिस्टर उसका मेन ही मेमोरी है, वहां डाटा रखता है ताकि तेजी से जो ऑपरेशन, देखिए रजिस्टर मेमोरी क्या, थोड़ा ध्यान समझा देता हूँ ध्यान समझो। तो वो मेमोरी है जो टेम्पररी स्टोरेज हो। टेम्पररी स्टोरेज जब भी बोले, जब भी टेम्पररी स्टोरेज बोले तो याद रख लेना बफर एरिया का बात कर रहे हैं। रजिस्टर जो है बाबू, अगर ये सीपीयू है तो सीपीयू के यहां पर खुद रजिस्टर होता है, और रजिस्टर में R4 रजिस्टर मेमोरी में वो उस इंस्ट्रक्शन को, उन इंस्ट्रक्शन को सीपीयू उन इंस्ट्रक्शन को सेव करके रखता है जो बारंबार यूज होते हैं, बारंबार यूज पड़ता है। जैसे आपका कंप्यूटर डिजाइनिंग से जुड़ा काम करता है, तो भैया सीपीयू को पता चल गया कि मेरा पूरा कंप्यूटर जो है ये डिजाइनिंग का काम करता है, तो डिजाइनिंग जो कीवर्ड बार बार यूज होगा ना, उसी को भैया सीपीयू रजिस्टर में सेव कर देगा। तो वहां पे मैंने परमानेंट रहेगा, टेम्परली नहीं। जबकि आप बोल रहे थे टेम्परली रहना चाहिए, तो बफर एरिया कहलाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसर की गति मापने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। टू मेजर द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर विच वन इज यूज्ड? प्रोसेसिंग स्पीड, क्लॉक स्पीड, मेमोरी और यूनिट। बताइए। तो बताइए। बोलिए। सर प्रोसेसर की गति मापने के लिए जो शब्द यूज होता है वो है भैया, सिंपल से याद रखना, शब्द बहुत अच्छा है, क्लॉक स्पीड, नो कि प्रोसेसिंग स्पीड नहीं, क्लॉक स्पीड होता है। ठीक होगी बात ना? हाँ, तो क्लॉक स्पीड क्लॉक स्पीड क्लॉक स्पीड। अधिकांश लोग जो नहीं जानते प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसर की गति प्रोसेसिंग स्पीड मार के आ जाएंगे, नहीं क्लॉक स्पीड। ठीक, किसी और क्लॉक स्पीड उसकी फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है कि 5 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, 10 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, तो क्लॉक स्पीड उसकी फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, हर्ट्ज में होता है। ठीक, हाँ। किसी कार्य को करने में उपयोग के लिए आवंटित सीपीयू समय के एक समान अंतराल को कहा जाता है। किसी कार्य को करने में उपयोग के लिए आवंटित सीपीयू समय के एक समान अंतराल को कहा जाता है। अ यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू टाइम अलोकेटेड फॉर यूज इन परफॉर्मिंग अ टास्क इज नोन एज रियल टाइम, सीक टाइम, डाउन टाइम, टाइम स्लाइस। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, व्यापम में एक बार पूछा जा चुका है और बच्चे लोग बहुत गड़बड़ करके आए थे, इसलिए आप यहीं पर भी सही सही आंसर दे दीजिए मुझे। ठीक, हाँ चलो आंसर दो, फटाफट आंसर दो किसको पता है पहलों में रखी। सही आंसर सर आपका टाइम स्लाइस। किसी एक काम को बराबर रूप से बांटना है तो टाइम का अलग अलग स्लाइस कर दो। जैसे मुझे अगर केक 4 लोगों में बांटना है, बराबर बराबर बांटना है, तो मैं सबको केक को बराबर काट के केक का स्लाइस दे देता हूं। वैसे 4 अलग अलग काम के लिए मैं टाइम को बांट के टाइम का स्लाइस दे देता हूं। तो याद रखना भैया टाइम स्लाइस। डीएमए का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएमए? अरे सर तो पहली बार सुन रहे हैं सर, हाँ तो बताओ। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायनेमिक मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मैथो एक्सेस, डबल मेमोरी एक्सेस। और ये व्यापम में आ चुका है, ये भी बता देता हूं। आंसर दीजिए फटाक से।
सब बढ़िया। द रियल आंसर है डीएमए का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा आपके लिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, कि डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करना है तो हो गया डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस आज को याद रखना है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मशीन चक्र में शामिल है, मशीन साइकिल इंक्लूड्स, तो मशीन के साइकिल में क्या इंक्लूड होता है? फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, नन ऑफ दिस। विच वन इज इंक्लूड इन मशीन साइकिल? मशीन साइकिल क्या होता है सर? जब से आपने इनपुट दिया वहां से आपके आउटपुट आने तक का जो पूरा सर्कल है वो एक मशीन साइकिल। तो उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होता है? फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए फटाक से। तू ही मेरी सब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी खुशियां। चलो द राइट आंसर इज कि मशीन साइकिल में वही इंक्लूड होता है आपके लिए नन ऑफ दिस। अरे मशीन साइकिल मैंने आपको इशारा बताया तो, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। चलो भैया, हालांकि जब ये नन ऑफ दिस नहीं होता तो इसमें आप एग्जीक्यूशन लेते हैं, क्योंकि वो इनपुट को आउटपुट में बदल के जो प्रोसेसर आउटपुट में बदलेगा वो पूरा तीनों मिला के एग्जीक्यूशन कहलाता है। मन यहाँ था इसलिए भाई हम नन ऑफ दिस ले रहे हैं, ध्यान रखना। जब कंप्यूटर द्वारा मशीन निर्देशों का निष्पादन किया जा रहा हो तो निर्देश चरण के बाद निष्पादन चरण को कहा जाता है। निर्देश माने इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है। हाँ, इंस्ट्रक्शन दे दिए 2 गुणा 2 कितना, तो इनपुट ले लिया, उसको प्रोसेस करेगा, फिर आपको आउटपुट देगा 4। हाँ, तो एग्जीक्यूशन जो एग्जीक्यूट किया ना 4, आपको दिखाएगा 4। हाँ, तो एग्जीक्यूट करना मतलब उसको परफॉर्म कर देना। हाँ, तो यही बोल रहा है कि जब कंप्यूटर द्वारा मशीन निर्देशों का निष्पादन किया जाता हो तो निर्देश चरण के बाद निष्पादन चरण को कहा जाता है प्रोग्राम साइकिल, मशीन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन साइकिल या टास्क साइकिल। बताओ। हाँ श्वेता जी, एकदम सही बोल रहे हैं आप, मगर नन ऑफ दिस दे करके काम किया ना। हाँ जी पूजा जी, आप ही को याद करके गा रहे हैं। आइए चलो उस क्वेश्चन थोड़ा समझा देते हैं, यही होता है थोड़ा थ्योरी पढ़ाना इसलिए पड़ जाता है। देखिए आपको हम समझा रहे हैं, मशीन साइकिल में फैचिंग भी होती है, डिकोडिंग भी होती है, एग्जीक्यूशन भी। मगर ये नीचे ऑप्शन दिया है क्या कि ऑल ऑफ दी एबो नहीं दिया है, ऑल ऑफ द एबो नहीं दिया है, इसलिए भैया हम लोग लिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही आंसर है। ठीक, तो कोई एक हम ले नहीं सकते, पहला हिस्सा तो ये हो गया। देन नन ऑफ दिस क्यों? क्योंकि जो अकेले एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन का मतलब ही है इनपुट को आउटपुट में बदलना, और बदलता कौन है? तो प्रोसेसर। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, क्लियर। तो आईपीओएस जो होता है ये हो जाता है, इसमें से 3 चरण हो गया एग्जीक्यूशन का चरण, इसलिए वो भी आंसर होगा। देन अब आप समझाते हैं अलग अलग तोड़ करके। फैचिंग का मतलब होता है डाटा को रिसीव करना, सबके एक का मतलब समझा दे रहे हैं। रिसीव करना मतलब भैया ये जो हिस्सा है फैचिंग, ये इनपुट के बाद का हिस्सा है कि हमने जो भैया जो इनपुट डाला, तो इनपुट इज इक्वल टू डाटा फैच करना। तो डाटा को रिसीव करे, जो हमने कीबोर्ड में डाला 2 गुणा 2, तो डाटा को कंप्यूटर अपने अंदर लिया तो है फैचिंग। फिर फैचिंग लेकर के, क्योंकि हमने दबाया 2 गुणा 2 इज इक्वल टू कितना, कंप्यूटर ये समझता नहीं है, तो कंप्यूटर इसको 0 1 में कन्वर्ट करेगा। 2 को भी लिखेगा 0 1 के कोड में, गुणा को भी लिखेगा 1 0, फिर 2 को लिखेगा 0 1, इक्वल टू को लिखेगा भैया 0 0, इस तरीके से। फिर भैया क्वेश्चन मार्क कितना होता है तो उसको लिख देगा, मान लो कि भैया 0 1 0 ऐसा लिख देगा। तो इसको भैया इस लिखे हुए चीज को इसमें इसने भैया बदला है, इसी को बोलते हैं डिकोड। क्या बोलते हैं? इसी को ही डिकोड करना। और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब प्रोसेस करेगा, तो प्रोसेस करके फाइनल भैया आउटपुट देगा। और जब आउटपुट देना होगा तो आउटपुट भी ऐसे नहीं देगा, फिर ये आंसर किस में देगा? ये 0 1 के रूप में ही देगा, 0 1 0 0 ऐसा देगा, 0 1 0 0 1।
तो फिर भैया इसको फिर से, ये एनकोडिंग होती है, पहले डिकोड हो गया, फिर से एनकोड कर देगा, और एनकोड करके फिर आपके मॉनिटर में दिखाने से पहले उसको फिर 4 लिख करके देगा। क्लियर हो गई बात नहीं? हाँ, तो ये होता है पूरा हिस्सा। डाटा रिसीव करना फैचिंग, उसको भी कंप्यूटर के समझने वाले लैंग्वेज में बदलना, मशीन लैंग्वेज में बदलना, डिकोडिंग, फिर जब समझ गया तो उसको एग्जीक्यूट करना, आंसर निकालने के लिए हल करना, एग्जीक्यूशन। तो ये सब होते हैं एक मशीन साइकिल में। मगर मशीन साइकिल में इसके आगे के भी चरण होते हैं। जब ये आंसर दे देगा एग्जीक्यूशन के बाद, तो उस आंसर को फिर से भैया एनकोड करना, मतलब फिर से 001 को फिर से भैया कस्टमर के समझने, आपके भैया कंज्यूमर के समझने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, फिर उसको मॉनिटर में दिखाना कि 4। ठीक है? हाँ, ठीक। इसलिए इसका बहुत तरीके का हो सकता है। इसका भैया जब कंप्यूटर द्वारा मशीन निर्देशों का निष्पादन किया जा रहा हो, तो निर्देश चरण के बाद निष्पादन चरण को कहा जाएगा भैया इंस्ट्रक्शन साइकिल। बोले थे कि निष्पादन किया जा रहा हो तो निर्देश चरण के बाद निष्पादन चरण, एग्जीक्यूशन फेज को क्या कहा जाएगा? तो एग्जीक्यूशन फेज को कहा जाएगा इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्योंकि कोई भी चीज एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं? एग्जीक्यूट करना है इंस्ट्रक्शन के आधार पर। जब आप बोलेंगे कंप्यूटर को कि लाल कलर का कपड़ा पहनाना भैया डॉल जो बना रहे हो, तो आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसी हिसाब से तो एग्जीक्यूट होगा। तो इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही एग्जीक्यूशन होता है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदेशों को निष्पादित करने की प्रक्रिया है। तो आदेशों को निष्पादित करने की प्रक्रिया है। विच वन इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। तो आदेशों को निष्पादित, कैरी आउट कमांड, कमांड को भी लेने की भैया बताइए क्या कहलाएगा? फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूटिंग। अभी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले ही। बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया है। हाँ, चलिए आंसर आ गया भैया। आदेशों को निष्पादित करने की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग। निष्पादन का मतलब ही क्या होता है? एग्जीक्यूट करना। तो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, निष्पादन करना, एग्जीक्यूट करना, तो इसी बात एग्जीक्यूटिंग कहलाएगा। दिल है ये निष्पादित माने निष्पादित करना, बस। आदेश देने को बोलता, आदेश देने की प्रक्रिया तो होता भैया आपको क्या करना? इंस्ट्रक्शन देना। तो इंस्ट्रक्शन देना हो जाता। तो इंस्ट्रक्शन हम जब देते हैं तो रिसीव करते हैं, इनपुट देना फेचिंग। ठीक है? हाँ, उसको कंप्यूटर के समझने वाले में बदलना डिकोडिंग। प्रोसेसर में 2 इनपुट होने चाहिए। द प्रोसेसर मस्ट हैव 2 इनपुट्स, इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, इंफॉर्मेशन एंड डाटा, इनपुट एंड आउटपुट, सीपीयू एंड इंस्ट्रक्शंस। तो बताओ प्रोसेसर में कौन से 2 इनपुट होने चाहिए? हिंट भी दे देता हूं, चलो। प्रोसेसर में कौन से 2 इनपुट होने चाहिए? प्रोसेसर में कौन से 2 इनपुट होने चाहिए? प्रोसेसर में कौन से 2 इनपुट होने चाहिए? आंसर तो फटाक से। हाँ चलो, आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। तो सही आंसर है आपके लिए निर्देश और डेटा। और देखिए बहुत लोग क्या मारे हैं? इनपुट एंड आउटपुट। मैं जान रहा था, इसलिए मैं बोला कि हिंट देता हूं कि दिमाग में वही आता, इसलिए मारे सब दबा के सी 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 सी। और ये मेरे लाडलो समझो। ये तो है समझने का आपको। अरे भैया प्रोसेसर में 2 इनपुट होने चाहिए। तो कौन से 2 इनपुट? अरे प्रोसेसर को भैया आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि भैया उसको क्या करना है और किसके साथ करना है। जैसे मैंने उसको दिया कि 2 और 2 को, तो मैंने भी उसको डाटा दिया कि 2 और 2, तो मैंने उसको डाटा दिया। मगर बोलेगा भाई इसका क्या करना है, तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि इसको गुणा करना है। इसलिए होगा डाटा वाला इनपुट होना चाहिए और आपका भैया इंस्ट्रक्शन वाला इनपुट होना चाहिए। मगर आप सोचे होंगे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। तो प्रोसेसर में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। अरे आउटपुट का भी इनपुट होगा क्या? गजब बात है। जब इनपुट की बात कर रहा है तो आउटपुट कैसे ले लिया आप? भैया सीपीयू को काम करने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो उसको डाटा चाहिए,
एक तो उसको डाटा चाहिए और उस डाटा का क्या करना है वो इंस्ट्रक्शन चाहिए। एक तो उसको डाटा चाहिए और उसको क्या करना है दो का वो इंस्ट्रक्शन चाहिए। क्या अब समझ में आया कि नहीं आया? अब नहीं भूलोगे मरते दम तक। इसलिए मैंने बोला कि एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। बोला ना कि यार मेरा सिर्फ कंप्यूटर का पूरा थ्योरी पढ़ना तो मात्र 500 रुपए में इसीलिए रखा हूं ताकि भाई बच्चे पैसे के चक्कर में पीछे भागे। इतना सस्ता इसलिए रखा हूं कि आप पढ़ के एक बार भाई पूरे जीवन में अच्छे से कंप्यूटर सीख लो, कॉन्सेप्ट लेवल पे क्लियर रहे आपका कम से कम। हाँ, क्योंकि मैं थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्लास में थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा ना बाबू, नहीं पढ़ाई नहीं पाऊंगा तो ऑब्जेक्टिव नहीं करा पाऊंगा फिर। आइए आओ। क्रिया के मापदंडों को परिभाषित करता है और संचालन पर निर्भर करता है। खालिस्तान डिफाइंस द पैरामीटर्स ऑफ द एक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन। बताइए कहाँ गए पूजा जी, दिखाई नहीं दे रही हैं आप। और अगर समझ में आ गया तो अरे बोलो सर मजा आ गया सर समझ करके, सर लिखा करो यार ताकि मेरे को गदगद हो कि सर बच्चे को समझे, कुछ खुशी हुआ, कुछ नया सीखने मिला होगा उनको। ऐसे पड़े रहते हो टीरिंग टीरिंग टाइपिंग कर रहे हो, ऐसा सुना सुना क्यों रखे हो? छंद से जो टूटा कोई सपना जग सुना सुना लागे, ये नहीं चाहिए अपने को। और मेरे रंग दे बसंती चोला, और मेरे रंग दे बसंती चोला, ऐसे रंग बिरंगा चीज होना चाहिए जीवन में। कहां से सुने सुने पड़े हो? क्रिया के मापदंडों को परिभाषित करता है और संचालन पर निर्भर करता है कौन भैया? ओपी कोड, ऑपरेंड, ऊपर एंड, इंस्ट्रक्शंस और डाटा। तो ऑप कोड, ऑपरेंड, निर्देश और डाटा। धन्यवाद श्वेता जी। सब ऐसे पढ़े हुए कमेंट करके पता क्या लगता है मेरे को, कैसे पढ़े हो गए। ऐसा क्या जीवन में रखा है यार, इतना निराशाजनक होकर पढ़ने का मतलब? जोश के साथ पढ़ो, एकदम होश में आके पढ़ो, गरज के पढ़ो। आओ। तो क्रिया के मापदंडों को परिभाषित करता है भैया, सीधे रखना है ऑपरेंड। क्रिया के मापदंडों को परिभाषित करता है और संचालन पर निर्भर करता है ऑपरेंड। defines the parameters of the action and depends on the operation operand operation operand। तो पहले ही वही क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ था आपको, ऑपरेशन एंड। तो ऑपरेशन का एक्शन में लाना, ऑपरेशन का, अरे पेपर लीक हो गया क्या? हाँ, तो ऑपरेंड समझ गया अपना कि ऑपरेशन को एक्शन में लाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाइपलाइन रणनीति को कार्यान्वयन कहा जाता है। पाइपलाइन स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, इंस्ट्रक्शन को प्रीफेच करेगा, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, ये इंस्ट्रक्शन को मैनिपुलेशन करेगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर को, उस इंस्ट्रक्शन को मैनिपुलेट करना कहलाएगा पाइपलाइन स्ट्रेटेजी, उसको डिकोड करना कहलाएगा पाइपलाइन स्ट्रेटेजी, उसको प्रीफेच करना कहलाएगा या उसको एग्जीक्यूट करना कहलाएगा पाइपलाइन स्ट्रेटेजी। बताइए बोलिए फटाफट। और आप सबके कमेंट बॉक्स ऊपर मैसेज दे दिया गया है ना भाई? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का। आज ये पीडीएफ वहीं डल जाएगा। पहला पीडीएफ डल गया चैप्टर 1 का, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का। आज ये दूसरा पीडीएफ भी डल जाएगा क्योंकि आज ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। कल तीसरा चैप्टर चालू होने वाला है, तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर खत्म होगा फिर मैं ही हिंदी भी लेके आऊंगा। ध्यान रखिए भैया। हाँ, सही आंसर सर आपके लिए हो गया है बी। इंस्ट्रक्शन का प्रीफेचिंग कहलाता है पाइपलाइन स्ट्रेटेजी करना। तो पाइपलाइन स्ट्रेटेजी का मतलब होता है जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसको प्रीफेचिंग करना, उसको भाई पहले रिसीव कर लेना। ये क्या है? पाइपलाइन की स्ट्रेटेजी। जैसे सर कि पाइप से अगर कोई भाई यहाँ से कोई पाइप से दूध डाल रहा है तो पहले भाई जो पाइप से आ रहा है उसको पहले ले लो, लोटे में पहले ले लो, उसके बाद देखो कि इसका करना क्या है। इस दूध का चाय बनाना है कि मुझे भाई इस दूध का भाई पनीर बनाना है कि इस दूध का दही बनाना है, वो बाद देखो। मगर पहले भाई जो आ रहा है पाइपलाइन से उसको रिसीव कर। तो ऐसे कंप्यूटर, पूरा प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, कंप्यूटर पर जो इनपुट मिलता है उसको पहले ले लेता है, पाइपलाइन की बस वो सबके माध्यम से पास ले लेता है, तब फिर सोचता है उसका करना क्या है। क्लियर कोई बात नहीं है? हाँ, तो ये पाइपलाइन स्ट्रेटजी मतलब इंस्ट्रक्शन को प्रीफेचिंग करना, उसको ले लेना पहले। ठीक,
उम्मीद करता हूं आपको लोकल लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। ठीक, मदरबोर्ड पर चिप्स के कनेक्शन बिंदुओं को कहा जाता है। तो मदरबोर्ड पर जितने भी चिप्स हैं उनके सबके कनेक्शन बिंदु, जैसे बहुत अच्छे समझना, चलो इस आंसर को तो आप समझ ही जाओगे। मदरबोर्ड पर चिप्स के कनेक्शन बिंदुओं को कहा जाता है स्लॉट, सॉकेट, पोर्ट्स और लाइंस। आंसर तो फटाक से। तू ही रे, तू ही रे। हाँ तो यार क्या भैया, सॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉकेट। और ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि भैया कनेक्शन बिंदु को क्या कहते हैं, सॉकेट। तो सॉकेट किसे कहते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ध्यान से, जैसे मदरबोर्ड में आपको ये वाला जगह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आके प्रोसेसर फिट होगा। तो प्रोसेसर फिट होगा ना, प्रोसेसर कनेक्ट होगा। तो प्रोसेसर कनेक्ट होगा तो इसको बोलेंगे सी, प्रोसेसर का सॉकेट। क्या कहेंगे? प्रोसेसर, प्रोसेसर का सॉकेट। तो प्रोसेसर जहां से कनेक्ट होगा उसे हम कहेंगे प्रोसेसर का सॉकेट। जहां ग्राफिक्स कार्ड कनेक्ट हो उसे हम लोग ग्राफिक्स कार्ड का सॉकेट। जहां मेमोरी रैम कनेक्ट होगा कहेंगे रैम का सॉकेट। तो कनेक्ट सॉकेट, 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 कनेक्ट सॉकेट। दो थे याद रखो, कनेक्ट सॉकेट, कनेक्ट सॉकेट, कनेक्ट सॉकेट। क्या बोल रहा हूं मैं? कनेक्ट सॉकेट, कनेक्ट सॉकेट, कनेक्ट सॉकेट, कनेक्ट सॉकेट, कनेक्ट सॉकेट, कनेक्ट सॉकेट। इसलिए भाई आपको दो ही चीज याद रखना है। हाँ, आ गया कनेक्ट सॉकेट, कनेक्ट सॉकेट, बस। हाँ चलिए, तो यहीं पर भैया आज का आपका सेशन होता है समाप्त। मगर आप अगर कंप्यूटर बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी पूरी अमीन पटवारी के लिए कंप्यूटर की क्लास डली हुई है कोर्स ए के नाम से हमारे डिजिटल ऐप में, मात्र 500 रुपए में। अच्छे से पढ़ लो, एक बार जीवन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि व्यापम का एग्जाम कंप्यूटर रहता ही है। आपको चाहिए कि आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में डर है तो मात्र 500 रुपए में अवेलेबल है, पढ़ लो। मैथ्स रीजनिंग में डर है तो मात्र 500 में पढ़ लो। अगर मेरा पर्सनल सलाह ये है कि अगर सिलेक्शन चाहते हो, अगर पहले से पढ़े नहीं हो भैया, नए नए पढ़ने वाले हो, या भैया पढ़ना चालू की उम्र अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ, प्रॉपर कोचिंग नहीं हुई है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं हुआ है, तो भैया आप इस कोर्स के साथ जाइए, अमीन पटवारी कंप्लीट कोर्स के साथ, जिसमें आपको कंप्लीट कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन जीके, सीजी जीके वो सब मिलेगा। उसके साथ ही साथ उसमें आपको पूरे बुक्स के पीडीएफ भी मिलेंगे जो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो भाई इसलिए आपको कंप्लीट पैकेज है ये, इसके साथ जाइए। अभी इसका नवरात्रि के बाद 9 दिन बाद तक ऑफर था, मैंने बोला था। तो 2000 का एक कोर्स मात्र 1000 रुपए में है, तो इसके साथ जाओ। मैं प्राइस इसलिए बता रहा हूँ कि प्राइस बहुत बड़ा नहीं जितना इसमें कंटेंट दिया गया है, इसलिए भैया इसमें जो मिल रहा है उसकी, जो मेरा पढ़ा है वो कंप्यूटर ही इसमें डला हुआ है। इसमें जो आप अलग अलग से खरीदोगे सब एक साथ इसमें पढ़िए और कंप्लीट तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर नौकरी लेना है तो भाई आपको सिंसियरली पढ़ना होगा। टाइम पास वाले पढ़ने का समय नहीं है बेटा। मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहा हूँ यूट्यूब पे उनके लिए आ रहा है जिनको पहले से पढ़ चुके हैं, वो अपनी पॉलिश कर रहे हैं बेटा, उनका मैं धार कर रहा हूँ तैयारी। क्लियर हुई बात ये? हाँ, और जिनको भैया पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उनको ये क्लासेस के साथ जाना ही पड़ेगा। और आपको अगर कंप्लीट कोर्स की जरूरत नहीं है तो आप कंप्यूटर का पर्सनल लेकर के तैयारी कीजिए, जिसमें आपको पर्सनल दिक्कत जा रहा है। ये पूरे कोर्सेज अर्जुना डिजिटल क्लासेस ऐप में अवेलेबल है। इसी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, वो अपना नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल डाल के लॉगिन करोगे और वहीं से ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर में कॉल आप कर सकते हो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं, आप सबसे अलविदा लेता हूं। और आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताया करो। हर दिन बोलता हूं कि मेरा एक सपना है कि आप अधिकारी बनो, और मेरा दूसरा सपना है भैया कि मेरे ये जो पढ़ाया हुआ क्लासेज में फ्री में इतना मेहनत कर रहा हूँ क्लास में यूट्यूब पर, इसको उस जरूरतमंद बच्चे तक आप पहुंचा दो, शेयर करके अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में शेयर करके उस जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचा दो जो शहर आकर के पढ़ाई नहीं कर पा रहा है या जिसको संसाधन नहीं है पढ़ने का। क्लियर कोई बात नहीं है? हाँ, इसलिए भाई मेरा ये सपना आप पूरा कर सकते हैं केवल एक मात्र शेयर करके अपने व्हाट्सएप या फेसबुक में मेरी क्लास को।
तो आप शेयर कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा लगता है सर आपके लिए दिल जान से मेहनत करते हैं तो आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम खराब चीजों को तो बहुत तेजी से शेयर करते हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक में, मगर अच्छी चीज को, किसी ज्ञानवर्धक चीजों को हम शेयर नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए मेरे सलाह माने तो आप शेयर कीजिए, ताकि मेरा सपना उस बच्चे तक पहुंचने का पूरा हो सके। और आपका सपना है भैया अधिकारी बनना, तो वो मैं बनाऊंगा आपको, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और क्लास कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताया करो। ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जुड़ जाना। वहीं सब ये जितना पीडीएफ पढ़ाया हूँ ये वहीं पर मिलेगा क्वेश्चन का, तो बिल्कुल फ्री क्लास और फ्री पीडीएफ दोनों मिल रही है आपको अर्जुना क्लासेस की ओर से। लास्ट में एक गाना सुना दीजिए सर। थैंक यू सो मच कविता जी, ऑलवेज वेलकम। बाय सर, ठीक है, ऑलवेज वेलकम। पूर्णिमा जी, ऑलवेज वेलकम। चलिए, इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं, आप सबसे अलविदा लेता हूं। दुआ करता हूं कि आप हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो, खिलखिलाते रहो, निरोग रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मदमस्त रहो, और जीवन में जल्द से जल्द अपने भाई लक्ष्य की आप प्राप्ति करिए। और लक्ष्य प्राप्ति करके हमसे मिलने आइए, और अगर लक्ष्य प्राप्त ना हो तो भी हमसे मिलने आइए, ताकि आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपके सहयोगी बन सके और आपके सारथी बन सके। मैं कृष्ण बनूं तो आप मेरे अर्जुन बन करके रण को विजय कर सके। यही मेरी भैया आप सबके लिए प्रथम सलाह है, और अंतिम सलाह भी यही है, क्योंकि हारने से भैया कभी नहीं डरना है, लेना, क्योंकि जीतने की कोशिश कीजिए, हारने का डर कैसा। जीतने की कोशिश कीजिए, हारने का डर कैसा, क्योंकि हार से मिली सीख भी आपको जिता ही देती है। हार से मिली सीख भी आपको जिता ही देती है। इसलिए भैया हमेशा जीतने की कोशिश में लगे रहिए। हारोगे तो उस हार से जो सीख मिलेगा वो सीख भी एक दिन आपको जिताएगा ही, तो जीतना तो तय है। ठीक है बात। तो इसी को अपना अंतिम वाणी के साथ मैं विराम देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑलवेज वेलकम माही बघेल जी। ठीक, तो क्लास को शेयर किया करो दोस्तों, थोड़ी मेहनत है, मगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप सब शेयर किया कीजिए, और क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैं पता चल सके अगला क्लास कब आने वाला है। इसी में कंप्यूटर भी कराऊंगा, इसी में हिंदी भी कराऊंगा, इसी में इंग्लिश के भी सिलेक्टेड टॉपिक कराऊंगा, और इसी मैथ्स रीजनिंग भी चल रहा है मुझसे। मेरी क्लास से पहले मैथ्स रीजनिंग होता है, अगर आपको पता नहीं है तो भैया पूरे 70 नंबर की तैयारी फ्री हो रही है अर्जुना की यूट्यूब चैनल पर। जुड़ जाओ, तैयारी करना चालू कर दो। हाँ, मैथ्स रीजनिंग की भी क्लास चल रही है फ्री यूट्यूब पर ही, वो भी कंप्लीट, से वो ऑब्जेक्टिव नहीं, पूरे थ्योरी पढ़ाते हुए चल रहे हैं सर, थ्योरी ऑब्जेक्टिव दोनों, तो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर हो रही है। मेरे क्लास से पहले वो होती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी पता चलेगा। जैसा ही आपको दिखाता हूँ एक झलक। आप यूट्यूब में जाकर सर्च करेंगे अर्जुना क्लासेस बिलासपुर छत्तीसगढ़, तो हमारा चैनल आ जाएगा। आप जाएंगे यहाँ से, यहाँ सब्सक्राइब बटन दबा करके ऑल करेंगे, तभी आपको मैसेज आएगा कि क्या क्या क्लास आ रही है। लाइव में जाओगे, लाइव में जाओगे तो आपको दिखे देगा कि सर, अरे सर तो यहाँ पर, सर ने अभी देखिए ये लाइव में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये लाइव कल हो चुका था हमारा। अरे सर उससे पहले अमीन पटवारी के लिए प्रतिशत टॉपिक चालू कर दिए, ये पार्ट 2 हो गया, उससे पहले पार्ट 1 सर ने करवा दिया है। हाँ वही आपकी पूरी मैथ्स भी चालू है, और कंप्यूटर भी, मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर, मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर, फिर मैथ्स से कल पार्ट 3 है। तो आलोक सर ले रहे हैं भैया, 15 साल का एक्सपीरियंस इनको, खुद भैया बहुत सारे एग्जाम निकाल कर बैठे हुए हैं, अभी कार्यरत हैं। तो ऐसे टीचर से पढ़ लीजिए, बिल्कुल फ्री मिल रहा है, मतलब बहुत नसीब की बात है। आपको बिल्कुल पूरे 70 नंबर की फ्री तैयारी मिल रही है हमारे अर्जुन यूट्यूब चैनल पर, इसलिए आप बिल्कुल फ्री जुड़ करके आप तैयारी कीजिए। और जो कमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर पीडीएफ डल रहा है, मेरा भी कंप्यूटर का और इनके गणित का भी पीडीएफ डल रहा है, तो वहां फ्री पीडीएफ भी मिल रही है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास शेयर कर देना दोस्तों। मेरा सपने में आप सहयोगी बनिए, आपके सपने में सहयोगी तो हुई हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, sayonara। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ला 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 ला, खुशी हो या गम।